डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इट हैज़ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो उनमें से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, व्हाई डज ए गन रिकॉइल ऑन फायरिंग ए बुलेट। मीन्स इफ़ यू फायर ए बुलेट, द गन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना पड़ेगा। तो इस आप वीडियो में देख सकते हो कि बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और गन रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो इस वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे? इन दिस वीडियो यू विल लर्न मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, फिर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हर स्कूल में ये क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है कि एटलीस्ट बच्चों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से आ जाए और उसको रियल लाइफ में कैसे लगाना है वो भी पता चल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोमेंटम की। तो मोमेंटम को हम P से लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिस पे हमने मोमेंटम को डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि इसमें यूज़ होगा तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, राइट। सो P इज़ ए वेक्टर बिकॉज V इज़ ए वेक्टर वेलोसिटी। तो मैंने वेक्टर के ऊपर एरो लगाया है। ठीक है, तो एरो का मतलब ये वेक्टर है, इट हैज़ सम डायरेक्शन। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि मोमेंटम P की डायरेक्शन अगर हमें समझनी है तो हमें इसके आगे वाला साइन समझना है। अगर तो ये प्लस साइन है तो P का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। अगर V इस दिशा में है तो P भी उसी डायरेक्शन में होगा, राइट। सो P हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ V इफ़ द साइन हेयर इज़ पॉजिटिव। On the other hand, if there is somehow the negative sign comes, then it means P and V, they are in the opposite direction. If V is in this direction, momentum is in the opposite direction, right? So velocity and momentum, they are in acts in opposite direction. Similarly, if V is in this direction, then momentum has to be in the opposite direction, right? तो P डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी ऑब्जेक्ट इज, कितना भारी ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। हैवी मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मास, right, and when you say fast it means you are talking about the velocity. So once you know the momentum clearly, okay, so we can go ahead and we can discuss law of conservation of momentum. तो law of conservation of momentum क्या है? तो ये कहता है कि जब when no external force acts on the system, then the total momentum of the system is constant. So P total is constant. So in definition, when no external force
acts on the system, total momentum of the system remains constant. Sometimes it is written as constant, sometimes it is written as conserved, right? So both has the same meaning, but this happens only in an isolated system. ठीक है, जब भी हम isolated system की बात करते हैं तो isolated means a system in itself, it has nothing to do with the surroundings, right? So momentum conservation जो है वो एक पार्टिकल के ऊपर, सिंगल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता. मोमेंटम कंजर्वेशन सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज नॉट अप्लाइड टू सिंगल पार्टिकल. तो ये हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करता है. सो वी नीड system of particles. So for simplicity we take only two particle system. ठीक है, तो दो पार्टिकल सिस्टम हम यहाँ लेंगे. तो उस पार्टिकल सिस्टम में दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हो सकती हैं. ठीक है, जिसका मास m1 है और m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, राइट? तो इनके ऊपर दो प्रकार की फोर्सेस एक्ट करेंगी. सो टू टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सिस्टम. तो हमें ये समझना होगा. सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस and second one is external forces. So these forces, as you understand, the internal force, it acts between the particles of the system, and we have only two particles, so this will act in between A and B. And when you say external forces, so this acts from outside, right? So but if sum of external forces is zero, only then momentum is conserved. Momentum of system is conserved, right? So it means summation of pi is constant, right? तो हम बात करेंगे, let's go ahead to prove this problem. So we have two objects A and B having mass m1, initial velocity u1, having mass m2, initial velocity u2, right? So in this case the momentum p1 is m1 u1 and momentum p2 is m2 u2. So moving forward, now the momentum, total momentum p1 plus p2, okay, and this momentum, now we assume that A and B interacts mutually. तो हमने ये मान लिया कि दोनों A and B आपस में interact कर रहे हैं. So when they will interact with each other, when A undergoes some collision with B or they interact, then the momentum P1 changes to P1 dash
and momentum P2 of B ball changes to P2 dash. Okay, that means since mass remains constant, mass m1 is constant and here m2 is constant, which is not changing, so u1 may change to velocity v1, right, and velocity u2 may change to velocity v2. तो A का वेलोसिटी चेंज हो गया u1 से v1 और B का वेलोसिटी चेंज हो गया u2 से v2, ठीक है, तभी मोमेंटम चेंज होगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या हुआ, m1 u1 और m2 u2, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम हुआ हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं, राइट। सो मोमेंटम बिफोर एंड बिफोर आफ्टर आर इक्वल, सो ये हमने प्रूव करना है, राइट। तो हमने क्या किया, ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो दिस फोर्स इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली जो बी है वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट, और वो फोर्स होगी फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। जब बी के ऊपर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम बी का चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं P2 डैश माइनस P2। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स लग रहा है, सो सम फोर्स इज एक्टिंग, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ FBA, राइट। उसी तरह FAB की वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा वो PA का होगा, तो वो P1 डैश माइनस P1 हो जाएगा, राइट। अब हमें दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, तो मोमेंटम चेंज A का होगा, क्योंकि फोर्स किस पे लग रही है, A पे लग रही है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम जो होता है वो होता है इम्पल्स, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम इस चेंज इन मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स ले आएंगे। कैसे, ये देखो, तो मैं जानता हूँ FBA फोर्स एक्टिंग ऑन B इनटू, अगर स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगेगी तो ये डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था। सो इफ़ दिस फोर्स एक्ट्स ऑन B, अगर ये फोर्स B के ऊपर लग रही है फॉर टाइम डेल्टा t, देन देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। Similarly, if B applies force on A for time delta t, तब इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा A के ऊपर। तो उसी तरह हमारा AB क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B इनटू चेंज, स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये मेरा बन जाएगा मोमेंटम चेंज P1 डैश माइनस P1, ये बन जाएगा P2 डैश माइनस P2, राइट। तो अब आपके पास सारी पिक्चर होगी क्लियर, राइट। तो मेरे पास FBA इंटू डेल्टा टी भी आ गया और FAB इंटू डेल्टा टी भी आ गया। अब मुझे करना क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर A B के ऊपर फोर्स लगाए तो B भी अगर A के ऊपर फोर्स लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर A B के ऊपर फोर्स लगाए और B A के ऊपर फोर्स लगाए तो फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A इज इक्वल टू माइनस FA इंटू B, राइट। तो हमने बस ये वैल्यूज़ यहाँ से उठानी है 1 और 2 से, और पुट कर देनी है 3 में। पुट 1 एंड 2 इंटू 3, तो मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा P2 डैश माइनस P2
इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 डैश माइनस P1। अब आप इसको सॉल्व कर लो। P2 डैश माइनस P2 इज इक्वल टू माइनस P1 डैश प्लस P1। आप P2 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो P2 डैश प्लस P1 डैश इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो आप देखो ये दोनों हमने यही प्रूव करना था कि मोमेंटम, ये मोमेंटम कौन सा है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इंट्रैक्शन, राइट। अब ये इंट्रैक्शन कोलिजन भी हो सकता है, एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा P1 प्लस P2 जो है ये कांस्टेंट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ मोमेंटम कंजर्वेशन हम प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं, राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, गन रिकॉइल ऑन फायरिंग ए बुलेट। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, तो मेरे पास एक गन है, राइट। तो गन मास क्या है मेरे पास गन मास है कैपिटल M, और गन वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V है। गन मास क्या है, कैपिटल M, गन वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। बुलेट मास मैंने ले लिया स्मॉल m, और बुलेट का वेलोसिटी मैंने ले लिया स्मॉल v, राइट। अब बिफोर फायरिंग गन इज ऑल्सो एट रेस्ट, बुलेट इज ऑल्सो एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी कैपिटल V भी ज़ीरो है और U भी ज़ीरो है। और अगर हम मोमेंटम लेंगे बिफोर फायरिंग तो दोनों ज़ीरो होने की वजह से, तो हमें पता है mv प्लस स्मॉल mv, तो ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तो टोटल मोमेंटम हो गया ज़ीरो। और आफ्टर फायरिंग ऑब्वियसली mv प्लस स्मॉल mv, अगर हम मान लें ये वेलोसिटी है और ये इनिशियल है, इनिशियली ज़ीरो है, और आफ्टर फायरिंग ये है, तो मैं यहाँ से इस रिलेशन को एक्सप्लॉइट करके क्या करूँगा, कैपिटल V निकाल लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा V, कैपिटल V, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन किसके बराबर आया, माइनस m अपॉन m, ये तो मास की रेशियो होगी इनटू v। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द गन रिकॉइल वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस रिलेशन, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट गन वेलोसिटी। सो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ब्यूटी है, हमने उसको एक्सप्लॉइट करके हमने ये पता कर लिया कि हमारा गन कितना रिकॉइल करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कीप फॉलोइंग माय चैनल, सो डैट मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्लास 11th के लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।